एक रोचक प्रसंग है। 1965 में सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री ली कुवान यू ने कहा था, मैं सिंगापुर को कलकत्ते की तरह बनाना चाहता हूं। इन्हीं ली साहब ने 2007 में अपने पुत्र, जो उस वक्त सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, से कहा था, थोड़ी लापरवाही और सिंगापुर को कलकत्ता बनने में देर नहीं लगेगी बेटे, बहुत सजग रहने की जरूरत है। कलकत्ता क्या नहीं था इस शहर के पास? बंदरगाह, पास में ही खनिजों का भंडार, मैदानी क्षेत्रों से जुड़ी हुई रेल, दामोदर वैली का पानी, सी ई एसएससी का बेहतरीन बिजली नेटवर्क, चाय बागानों से निकटता। 1950 में कोलकाता की कुल आबादी थी 45 लाख। उस वक्त मुंबई और दिल्ली की आबादी क्रमशः 26 लाख और 14 लाख थी। 2011 में कोलकाता की कुल आबादी रही 139 करोड़, वहीं मुंबई और दिल्ली की 1.90 करोड़ और 1.68 करोड़। और यह तब है जबकि कोलकाता में अन्य महानगरों के मुकाबले शरणार्थियों की संख्या काफी अधिक थी। स्पष्ट है कि कलकत्ता महानगरों की रेस में बहुत ही पीछे छूट गया। कभी कभी लगता है जैसे इस शहर के साथ बेईमानी हो गई, कोई बड़ा छल किया गया। मुझे आधुनिक भारत के इतिहास में किसी एक नेता का नाम लेना हो जो सबसे बड़ा छलिया था, तो मैं इन महाशय का नाम लूंगा। लालू यादव यूं ही इन्हें अपना राजनैतिक गुरु नहीं मानते थे। लोगों को ठगे रखने और उनके राज्य को बर्बाद करने में इनका कोई सानी नहीं था। अपने 24 वर्ष के कार्यकाल में ज्योति बसु का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर कम्युनिस्ट पार्टी को सत्तासीन रखना। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बंगाल में चलता था प्रोपगंडा, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट प्रोपगेंडा। आपको हावड़ा स्टेशन पर टैक्सी चलानी है तो पहले पार्टी का मेंबर बने। आपको स्कूल में मास्टर की नौकरी करनी है तो पार्टी का मेंबर बने। आपको सरकारी नौकरी करनी है तो तनख्वाह वाले दिन पार्टी वॉलंटियर को सैलरी का फिक्स प्रतिशत जमा करें। आपको पढ़ाई करनी है तो यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट छात्र संघ ज्वाइन करें। आपको फैक्ट्री में काम करना है तो कम्युनिस्ट यूनियन ज्वाइन करें। जो पार्टी का नहीं, उसके लिए कलकत्ते में कोई जगह नहीं थी। पार्टी ज्वाइन करो और खुलकर मनमानी करो। रोज हड़ताल करो, सड़क पर उतर जाओ, चक्का जाम कर दो, प्रोफेसर को पीट दो, पुलिस को थप्पड़ लगा दो। एक पान बीड़ी की दुकान भी कोई लगाना चाहता था तो पहुंच जाते थे कॉमरेड लोग हाथ में रसीद लेकर। कितने की पर्ची काटें? बालीगंज, बड़ा बाजार के मारवाड़ी उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया जाने लगा। चंदा दो नहीं तो हड़ताल। ऊपर से एक से बढ़कर एक बेईमान छुटभइये, लाल सलाम बोल के लाल लाल नोट हथियाने वाले। ऐसा नहीं था कि कम्युनिस्ट राज में सिर्फ निजी क्षेत्र ही बर्बाद हो रहा था। रूस की देखा देखी कम से कम सरकारी उद्यमों का तो ख्याल रखना चाहिए था। ज्योति बसु ने उस ओर भी शून्य फैल की। जहां कम्युनिस्ट शासित केरल ने लगभग 100 राज्य पब्लिक सेक्टर खड़े किए, नुकसान मुनाफा एक अलग बहस है। कम से कम विचारधारा के अनुरूप कुछ किया तो वहीं इतने लंबे कम्युनिस्ट शासन के बाद भी बंगाल ने कोई नए पब्लिक सेक्टर नहीं खड़े किए। मार्क्स के कम्युनिज्म का आधार में मुख्य अंश ही अर्थव्यवस्था है और इन कम्युनिस्ट राजा ने उसी आधार को गायब कर दिया। ना समझ लोग इसी में खुश थे कि पार्क स्ट्रीट में जो मिष्टी दही का कुल्हड़ 1980 में 1 रुपए का था, वो वर्ष 2000 में भी 1 रुपए का मिल रहा है। मगर समझदार लोग समझ चुके थे कि तरक्की रुक चुकी है इस शहर की। आर्थिक रूप से जड़ हो चुका है यह शहर, इसलिए रेवोल्यूशन का मोह छोड़ो और पलायन करो। धीरे धीरे उद्योगपतियों, विद्यार्थियों, कलाकारों, कारीगरों सबने पलायन शुरू कर दिया। जो एक बार कलकत्ते से निकल गए, रिटायरमेंट से पहले तो वापस लौटकर नहीं जाना चाहते। अस्वीकरण, तृणमूल सरकार आने से उम्मीद की एक लहर दिखी थी, मगर ममता दीदी का तरीका भी वही है जो बसुदा का था। नस नस में पार्टी पॉलिटिक्स भर दो। किताब में पढ़ा था, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते ऐसा महसूस होता है जैसे यह शहर सिगरेट के कश अंदर लेता है और पॉलिटिक्स बाहर छोड़ता है।